बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। इमरान खान साहब कितने लोगों को, कितने कारकुनों को रावलपिंडी में जमा कर पाएंगे? क्या रावलपिंडी में वो कोई सरप्राइज़ देंगे? बड़े आम सवालात हैं, क्योंकि हुकूमत मुसलसल इस बात का खदशा जाहिर कर रही है कि इमरान खान साहब ये आखिरी कोशिश आर्मी चीफ की तैनाती पर असरअंदाज होने के लिए कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा कह रही है कि ये कोई लिंक्ड चीज़ें नहीं हैं। और फवाद चौधरी साहब ने तो ये भी कहा कि 27 तक हो सकता है कि तैनाती हो चुकी हो, लिहाजा जो हमारी 27 से पहले हो चुकी होगी तैनाती। बहरहाल जी, नाम हमने सुना है कि मंगल या बुध को सामने आ जाएगा। एक तो ये जो हुकूमत की तरफ से सुस्त रवि थी इस पूरे प्रोसेस में, वो भी समझ से बालातर है। फिर वज़ीर आज़म साहब की तबीयत भी कुछ नासाज होगी, ज़ाहिर है वो भी एक बड़ा मसला था। लेकिन जो बुनियादी सवाल हम आज अपने प्रोग्राम में रखने जा रहे हैं, पाकिस्तान को इतने चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में इससे पहले कई आर्मी चीफ तैनात होते रहे हैं और इदारों के सरबराहान की तैनाती, ज़ाहिर है हमने एक रूल्स बनाए हुए हैं, उसमें कुछ एक्सटेंशंस की गुंजाइश भी हमने रखी हुई है। लेकिन बहरहाल एक मुद्दत पूरी होती है मुलाजमत की, जब भी किसी सरबराह की, किसी इदारे की, तो वो आटोमेटिकली एक नया नाम सामने आ जाता है। मुख्तलिफ़ इदारों के लिए मुख्तलिफ़ क्राइटेरियाज़ हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि पूरी रियासत इस तैनाती के इर्द गिर्द घूम रही है और बाकी किसी तरफ कोई तवज्जो है, अगर है भी तो वो सामने नहीं आ रही कि इस वक्त जो रियासती मशीनरी है वो क्या काम कर रही है। इस वक्त जो सियासी जमातें हैं वो पाकिस्तान को चैलेंजेस से निकालने के लिए कुछ सोच विचार कर रही हैं, या सबकी सुई इसी बात के ऊपर अटकी हुई है कि हमारी पसंद का आर्मी चीफ होगा या हमारी नापसंद का आर्मी चीफ होगा। और इस तासुर में कितनी सच्चाई है कि हम चाहते हैं कि हमारी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ आए, क्योंकि इमरान खान कहते हैं जी कि मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लाने का मकसद ये नहीं है कि आप कौमी सलामती के लिए कोई खिदमात सर अंजाम देना चाहते हैं, बल्कि आप अपनी चोरी छुपाना चाहते हैं। तो ये जो इस तरह की गुफ्तगू है कि कोई भी इदारा हो कौमी अहमियत का और बिलखुसूस कौमी सलामती के इदारों के किसी भी सरबराह के बारे में इस तरह के खदशात का इजहार करना, क्या उस इदारे की बदनामी नहीं है, या ये नेक नामी है, या इसका कोई और तरीक़ाकार भी हो सकता है? फिर इमरान खान साहब जो हैं वो ये भी साथ साथ कहते हैं कि मुझे कोई मसला नहीं, किसी को भी लगा दें, मुझे किसी इदारे का सरबराह नहीं चाहिए। सो वो 2 कदम आगे आते हैं, 3 कदम पीछे जाते हैं। वो चाहते क्या हैं, कुछ उस पर बात करेंगे। और अगर अर्ली इलेक्शंस नहीं होते तो फिर क्या होगा? शेख रशीद साहब ने फिर एक बार एक नया शोशा छोड़ा। उन्होंने कहा जी रावलपिंडी में बड़ी कोशिश हो रही है एक टेक्नोक्रेट सेटअप की, हमारा एक बड़ा रोमांस है, हम थोड़े दिनों बाद फिर कहते हैं ये सिस्टम जो है वो नाकारा, हमें एक नया सिस्टम लेके आ जाना चाहिए। और ये इस तरह के फीलर होते हैं जो हम मार्केट में सुनते हैं, फिर उसके बाद वो ठप हो जाते हैं, फिर कोई और क्राइसिस आ जाता है, फिर हम उस क्राइसिस को फायर फाइट करना शुरू हो जाते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाता है, फिर हम थोड़ा सा और आगे निकल जाते हैं। तो लॉन्ग रन में ये रियासत, इस रियासत को चलाने वाले लोग, अहम इदारे, अहम सियासी रहनुमा सोचते क्या हैं, अगर वो कुछ सोचते हैं, ये सारी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है जी। मौसमियाती इंसाफ के लिए पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश की। हमने देखा कि COP27 के जो इजलास था वहाँ पे एक अहम राउंड टेबल को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने चेयर भी किया। तो आज एक आलमी फ़ंड के क़याम का ऐलान हुआ है। बहुत अहम ऐलान है, क्योंकि हम क्लाइमेट जस्टिस के लिए बारहा ये बात कर रहे थे कि ना सिर्फ ये कि दुनिया को रियलाइज़ करना चाहिए कि जो तरक्की पजीर मुल्क हैं वो उनकी तरक्की की कीमत अदा कर रहे हैं, लेकिन हमें इन हाउस भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, क्या हमारी कोई तरजीहात हैं या नहीं हैं, हमारे पास कोई पॉलिसी है या नहीं है, कुछ उसके हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ बहुत ही ज़बरदस्त पैनल है जिनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी एंकर पर्सन अमीर अब्बास साहब। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब, दिफाई तजियाकार हैं, सियासी तजियाकार हैं जी। हमारे साथ मौजूद हैं नुसरत हारिस साहिबा, जो कि हमारी कुलीग भी हैं, एंकर पर्सन हैं, तजियाकार हैं। और हमारे साथ मौजूद होंगे एप्टमा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कामरान अरशद साहब, और उनसे भी पूछेंगे कि जो सनतों को गैस की फराहमी का मामला है, एक बहरान है और हर सर्दियों में ये बहरान आता है, कमी नहीं आती बल्कि उसमें शिद्दत ही आती है और ये बढ़ता ही चला जाता है। तो इसका कोई हल है किसी के पास? इनके पास है, हुकूमत के पास है, जो तवानाई के एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान में, ये जो वजारतें हैं इतने बड़े बड़े ख़र्चों के ऊपर काम करने वाली, महंगे महंगी गाड़ियों में घूमने वाले जो वज़ीर हैं, उनके पास, किसी भी हुकूमत, किसी भी सियासी जमात के वो वज़ीर, उनके पास कोई हल है इस बहरान का या नहीं? अमीर अब्बास साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। सबसे पहला तो बुनियादी सवाल यही है कि इमरान खान साहब, आपको भी लगता है कि आर्मी चीफ की तैनाती पर असरअंदाज होने के लिए रावलपिंडी में एक बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं, क्योंकि खुसूसी अहमियत दी गई रावलपिंडी में इज्तिमा की या वहाँ पे इकट्ठे होने की, और वहाँ से उन्होंने क़यादत करनी है, तो कुछ सिग्निफिकेंस है पिंडी की इस सारी बात में?
जी बहुत शुक्रिया तंजीला साहबा। इसमें बिल्कुल सिग्निफिकेंस है। एक तो ये कि अमूमन हमारे लॉन्ग मार्च पिंडी जाते नहीं है, लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद जाया करते हैं। इमरान खान साहब खुद 2 दफा लॉन्ग मार्च लाए, वो दोनों दफा इस्लामाबाद गए। तो कादरी साहब आए, वो भी इस्लामाबाद गए। मौलाना फजल रहमान आए, वो भी इस्लामाबाद गए। बिलावल आए, वो भी इस्लामाबाद। तो पिंडी जाना जो है वो बजाते खुद उसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है। दूसरा ये कि जो तारीख रखी है इमरान खान साहब ने 26 नवंबर, भाई ये समझ से बालातर है कि जब आप लॉन्ग मार्च को रिज्यूम करते हैं तो आप कहते हैं कि हम 10 रोज में लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद पहुंचा देंगे और मैं इस्लामाबाद जमान पार्क से उड़ के ज्वाइन करूंगा। हम्म। जब वो 10 रोज गुजर जाते हैं तो फिर आप उसको मजीद 10 रोज के लिए प्रोलॉन्ग कर देते हैं कि अब हम 26 नवंबर को, और बीच में इन दिनों में कोई एक्टिविटी नहीं है। एक तरह से लॉन्ग मार्च को खत्म करके लॉन्ग मार्च को फिर शुरू किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है उससे ही कहीं इस लॉन्ग मार्च का जो आप इस ताल्लुक है लॉन्ग मार्च को लॉन्ग मार्च इमरान खान वैसे समझते हैं? पहले ताल्लुक की तरफ मैं बाद में आती हूँ, क्योंकि कल पीटीआई के एक रहनुमा हमारे पास, तो वो कहते हैं आप लोगों को समझ नहीं है, ये नई स्ट्रैटेजी है, ये एक डिस्पर्स्ड स्ट्रैटेजी है, और ये 10 साल बाद यहाँ की बाकी सियासी जमातों को समझ आएगी, क्योंकि हम ट्रेंड सेटर हैं। तो यू थिंक इट वाज अ लॉन्ग मार्च? देखिए, शुरू तो उन्होंने लॉन्ग मार्च की सूरत में ही किया था उसे। उस वक्त उनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग हम नहीं निकालेंगे अभी। साउथ पंजाब, फैसलाबाद डिवीजन, भावलपुर, मुल्तान, डेरा गाजी खान डिवीजन, कश्मीर, गिलगित के लोगों को हम नहीं निकालेंगे। जब इमरान खान पिंडी पहुंचने के करीब होंगे तो फिर इन लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा और एक चहार तरफ से इस्लामाबाद को हम घेर लेंगे। हम्म। बीच में फिर एक अलमनाक सानिया हो गया, इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ, लॉन्ग मार्च वैसे ही रुक गया। फिर वो 5-7 दिन के बाद रिज्यूम हुआ। तो इमरान खान के एब्सेंशिया की वजह से उस लॉन्ग मार्च में वो जान नहीं थी या उसकी वो न्यूसेंस वैल्यू नहीं थी जो इमरान खान साहब की वजह से थी। तो वो सिर्फ आप समझ लें कि एक कारवान जो रुका हुआ है, उस कारवान ने पड़ाव करते करते इस्लामाबाद पहुंचना था, तो वो लॉन्ग मार्च की सूरत इख्तियार नहीं कर ठीक सका। है। लेकिन बहरहाल जब शुरू हुआ था तो वो एक लॉन्ग मार्च ही था। अच्छा, तो आपको आपको लग रहा है कि ताल्लुक है? मैं ताल्लुक है क्या वो, उसके लिए आपके पास वापस आऊंगी। पहले मैं जरा ब्रिगेडियर साहब से भी पूछना, ब्रिगेडियर साहब, पिंडी की क्या सिग्निफिकेंस है? जाहिर है आप जैसे लोगों के लिए तो पिंडी इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, हमारे लिए भी, बट लॉन्ग मार्च, अमीर अब्बास साहब कहते हैं कि इस्लामाबाद आना था, क्योंकि चढ़ाई तो इस्लामाबाद के ऊपर होनी थी, और हुकूमत भी यही कह रही थी मरकज़ी की आप लोग हमारे पे हमला आवर होना चाहते हैं और चढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन ये यकदम पिंडी की तरफ क्या करने जा रहे हैं हम लोग? देखिए, रावलपिंडी का मेरा भाई शहर है। फिर मैं चंद साल पहले रिटायरमेंट के बाद लाहौर शिफ्ट हो गया। तो लाहौर हो जाए ये रावलपिंडी, ये आपके की पॉलिटिकल सेंटर्स हैं। और यहाँ पे हर पॉलिटिकल पार्टी की कोशिश होती है कि वो अपना पावर शो करे, पॉलिटिकल पावर शो करे, ताकि वो लोग जो हैं वो ये रावलपिंडी के अवाम जो है वो देख सके। और जाहिर बात है गवर्नमेंट पावर जो है जो इस्लामाबाद में, वो देख सके कि जनाब कितनी इनकी फॉलोइंग है, पॉलिटिकल फॉलोइंग रावलपिंडी में। हमने बड़ी बड़ी तहरीकें देखी जनाब रावलपिंडी में। भुट्टो साहब की तहरीक अगेंस्ट प्रेसिडेंट अयूब खान सारी रावलपिंडी में वो हुई थी। जो पीएनए की मूवमेंट थी, उस जमाने में हालात और थे ना, उस जमाने में मार्शल लॉ थे, उस जमाने में बड़े मसाइल थे। आज क्या है पिंडी में, आज क्या है? पहली बात यह है कि अगर गुज्जर खान, रवात, कामुकी, सादुकी यहाँ पे इमरान खान के जो अपना काफिले वो वहां पे रुकते हैं, लोगों को एड्रेस करते हैं और पिंडी को वो बाईपास कर जाते हैं, तो जाहिर बात है पिंडी का जो मरी रोड है, जो मेन आर्टरी है पिंडी की इस्लामाबाद जाने की, वहां पे जब रैलीज होती है और बड़े पैमाने पे लोग निकलते हैं, जिसको कहते हैं जम्मे गफीर, ह्यूज क्राउड होते हैं, उसका बड़ा पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता है। और रास्ते में आता है लियाकत बाग। लियाकत बाग में इमरान खान एक दफा चंद हफ्ते पहले एक तकरीर कर चुके हैं, लेकिन इस दफा ये जो कि लॉन्ग मार्च थ्रू रावलपिंडी होगी, इसका एक इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट ज्यादा होगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेरा नहीं ख्याल है कि इट हैज एनी लिंक with putting influence on the appointment of the army chief। अमीर अब्बास ने भी इंडिकेट किया, ये बात सही है कि अपना डिफेंस मिनिस्टर कह चुके हैं कि अगले 2-3 दिनों में, यानी कि मतलब आप ये समझते हैं कि जीएचक्यू नहीं देखेगी कि जम्मे गफीर है या नहीं, डजंट मैटर? जीएचक्यू को क्या ताल्लुक है? वो तो ये अपना इमरान खान क्यों आ रहे हैं ये पिंडी इस्लामाबाद? इलेक्शन डेट, वो कहते हैं जब तक मुझे इलेक्शन डेट
नहीं मिलेगी। इमरान खान ने ये और क्यों अगर कहा, एक एक क्विक इस पे रिस्पांस दे दीजिए, क्यों कहा उन्होंने कि शहबाज शरीफ मैं आपसे बात नहीं करता, मैं उनसे बात करता हूं जिनके पास पावर है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने मुझे पैगाम भिजवाया, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप कौन है, मतलब आपको मैं क्यों पैगाम भिजवाऊंगा। तो वो जाहिर है वो तो सारा कुछ पिंडी से मांगते हैं, आपको ये नहीं लगता कि देखिए नहीं नहीं देखें, इलेक्शन डेट अगर उनको चाहिए तो जाहिर बात है उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, उसमें उनकी कोशिश होगी कि किसी तरह मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को भी किस तरह उनको इन्वॉल्व किया जाए। उन्होंने ऑलरेडी प्रेसिडेंट ऑफ ठीक पाकिस्तान है को अमीर एक अब्बास साहब, मैंडेट वो दे कह दिया रहे हैं हुआ जी है। उनको लेकिन उधर, ठीक है उधर क्या है, उधर क्या मेरी है कि इंपॉर्टेंट बात, मेरी बात सुन ले जी 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 तंजीला, मेरी एक बात सुन जी ले। जी फारूक साहब बोलिए बोलिए। पहली बात यह है कि बहुत अफसोस का मुकाम है, हाईली कंडेमेबल, जिस तरह यहाँ पे एक आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट को ऐसा लोगों ने बना दिया जिसमें पाकिस्तान में और कोई मसला ही कोई नहीं किसी का। भाई खुदा का खौफ करें लोग, लोग किसने नाम बनाया लेके मसला? भाई पॉलिटिकल पार्टीज ने, हमारे किस पार्टी ने? सोशल मीडिया आपने किसी पार्टी को देखा इमरान खान के अलावा ये कहते हुए कि ऐसा आर्मी चीफ आ रहा है जो इमरान खान को की पुष्टपनाही करेगा, सरपरस्ती करेगा, या जरदारी की सरपरस्ती करेगा? या मैं आपकी बात मानता हूँ कि इमरान खान जो है उन्होंने ये सारा इश्यू शुरू किया था। अच्छा जरा यहाँ रुक जाइए, आप कह रहे हैं कि ये माहौल बड़ा खराब है। अमीर अब्बास साहब दोनों बातों पे रिस्पॉन्ड कीजिए, क्या है क्या वाकई इमरान खान साहब जो हैं वो जो भी उनके मुतालबात हैं उसमें सिर्फ एक इलेक्शन अब रह गया है, क्योंकि वो एक हाथ पे ये भी कहते हैं कि जिसको मर्जी लगा दो, दूसरे हाथ पे कहते हैं मुझे पता है उसको लगाएंगे जो आके मुझे नाअहल करेगा। आर्मी चीफ इमरान खान को, कोई भी आर्मी चीफ हों जो आने वाले हैं, या हो सकता है ये रह जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी कुछ तरह की मतलब वो अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं, सामान समेट चुके हैं, हम फिर भी कहते हैं नहीं हो सकता है कि हमें कोई एक और सरप्राइज मिल जाए। तो खान साहब को क्या चाहिए, पिंडी से उनको इलेक्शन चाहिए या आपको लगता है कि वो इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे? देखिए दो चीजें ना, एक तो इलेक्शन का मुतालबा है उनका जो जिसका वो खुल का इजहार कर रहे हैं, उसमें कोई लगी लिपटी नहीं है। दूसरा आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है। देखिए मेरी ये ख्वाहिश होगी मेरी मर्जी का आर्मी चीफ लग जाए, ब्रिगेडियर साहब उस रहे हैं इस इदारे से, उनकी ख्वाहिश होगी कि फलां ऑफिसर को लग जाए, आप अपनी ख्वाहिश, लेकिन लगा कौन सकता है? ना मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, ना कोई ख्वाहिश नहीं है। जो कानून के मुताबिक वो मिसाल दे रहे हैं ना, वो मिसाल दे रहे हैं। वैसे ब्रिगेडियर साहब मेरी मुराद ये नहीं कि हम चाहते हैं, हमारी काम क्या बजा ले कि हम कहें कि आर्मी चीफ फला लगे। मैं वैसे कह रहा हूँ कि जैसे ख्वाहिश होती है, इमरान खान साहब की ख्वाहिश होगी कि भाई फला को लगा दे, प्राइम मिनिस्टर है उनकी अपनी ख्वाहिश है, ख्वाहिश करने में तो हर्ज नहीं है ना। मैं कुछ और कहने जा रहा हूँ, देखिए ख्वाहिशात का तो कोई देखिए अमीर भाई, फारूक साहब अमीर साहब की बात सुन लीजिए फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। वो ये कह रहे हैं कि अब सियासी जमातों के जो लीडर्स हैं उनकी कोई ख्वाहिश हो सकती है, अब हम इस पे आएंगे कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मेरिट को ही आप फॉलो कर लें, लेकिन चलें क्योंकि हम कहते हैं कि 4 लोगों में से या 5 लोगों में से किसी एक को लगाना है। जी अमीर आप अपनी बात मुकम्मल करें। जी तो देखिए ख्वाहिशात सबकी हो सकती हैं, लेकिन प्रोगेटिव किसका है? प्राइम मिनिस्टर का। इमरान खान अगर तंजीला साहिबा, ये तो लाहौर जमान पार से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है ना, जी जी। इमरान खान अगर गडानी से शुरू कर दें और खुजरात पास तक भी लॉन्ग मार्च लेकर चले जाएं, तो क्या वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रुकवा सकते हैं या अपनी मर्जी की करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। ये उनका प्रोगेटिव ही नहीं है भाई, प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है। वो लाख ख्वाहिशात का इजहार करते रहे, वो लाख शोर मचाते रहे कि एनू ना लाओ एनू ला दो, भाई वो कहते रहे, प्रोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का है। अब इस केस को खराब किसने किया है? ख्वाहिश करने में तो कोई कदगन नहीं है ना। ख्वाहिश करने वाले को आप एक हद तक बुरा भला कह सकते हैं, उनको भी तो बुरा भला कहना कि जिन्होंने इस सारे मामले को इबहम से दो चार कर रखा है। आज 20 तारीख हो गई है, 7 दिन बीच में बाकी रह गए, क्यों नहीं अभी तक समरी मूव हो रही? भाई जब आप देख रहे हैं कि पिछले 4 हफ्तों से एक यही बोन ऑफ कंटेंशन बनी हुई है, एक यही एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, यही एक उफ्ताद है इस मुल्क पर पड़ी हुई कि आर्मी चीफ आ रहा है, नहीं आ रहा, जा रहा है, खड़ा हो रहा है, लेट रहा है। भाई क्या नॉनसेंस लगा हुआ है इस मुल्क के अंदर? तो जिन्होंने लगाना है, जिन्होंने लगवाना है, दोनों इस मामले को क्यों अच्छा, या तो कहे कि हमने नहीं लगाना, भाड़ में जाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी नहीं लगाते, या तो ये कर दें आप, लेकिन आपने लगाना तो है ना। जब लगाना है तो इस मामले को देखिए, बुरी मिसाल है, चले मेरी बात ये कि इस बखेड़े को फैलाया किसने? कुछ उनका भी तो कसूर है ना। हुकूमत लिखे प्राइम मिनिस्टर चीफ से बात करें, चले जाए प्राइम मिनिस्टर चीफ के पास, यूं हाथ बांध लें इनके सामने, क्या माई बाप ये आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं। नहीं ये मुल्क सारा तो ये समरी भी तो हमने इस तरह से क्यों रख ली है कि ये समरी जो है वो दबी हुई है, ऐसा जैसे पता नहीं क्या है,
मतलब लगना ही है आर्मी चीफ मैं ने clarify- तारीख। जी जी मैं क्लियर जी जी ब्रिगेडियर साहब आप बोल लीजिए, फिर मैं अमीर की तरफ वापस जाऊंगी। जी जी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहली बात यह है, जैसा अभी भी आपके स्क्रीन पे मैं देख रहा हूं कि आप जो तमाम मोहतरम लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, जो कि फर्स्ट 5 है 6 हैं, जो भी है, उनकी आप तस्वीरें चला रहे हैं। भाई इसकी क्या जरूरत है? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो ज्यादा गलत बात है जो मैं देख रहा हूं कि जनाब सोशल मीडिया हो जाए, पॉलिटिकल पार्टी में लोग हो जाए और लोग हो जाए, वो हर एक का नाम लेके तज्जिया कर रहे हैं कि जनाब इनको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ओ भाई सर, एक इनमें से आप जो भी आप अगर आप होगा, जिस पार्टी के लिए आप जमे गफीर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ब्रिगेडियर साहब, आई नो आपको ये लफ्ज बड़ा पसंद है क्योंकि आई बीन ऑन द शोज आपके साथ, आप हमेशा ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। उस पार्टी के सरबराह ये कहते, सुन लेना, उस पार्टी के सरबराह ये कहते हैं कि एक इन सब में से एक बंदा ऐसा भी हो सकता है जिसको आर्मी चीफ इसलिए लगाया जाएगा कि वो नवाज शरीफ की चोरी को छुपाएगा। तो अब फिर हम क्या करें, हम गैस वर्क कर रहे हैं कि इनमें से ऐसा कौन हो सकता है। मुझे मैं पॉइंट मुकम्मल कर लूं, गलत है, नहीं कहना चाहिए। देखिए जो समरी जाएगी फ्रॉम जीएचक्यू, प्राइम मिनिस्टर साहब अप्रूव करेंगे, उनको प्रेरोगेटिव है। तो इनमें से 5-6 में से कोई मोहतरम लेफ्टिनेंट जनरल होंगे ना जी। सो अभी ये कहना कि जी वो फला, ये इधर एसोसिएशन फला, भाई आप उनको इंडिविजुअली आप उनको कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, और कल को उनमें से जो भी बनेंगे, जिन्होंने चीफ बनना है, चेयरमैन जॉइंट चीफ बनना है, तो आप एट द वेरी आउटसाइड यू ट्राइंग टू मेक देम कंट्रोवर्शियल। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। कौन कर रहा है, कौन कर रहा है ब्रिगेडियर साहब, कौन कर रहा है? सर नाम मीडिया, लेना। मीडिया का भी नहीं 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 सर, नहीं मीडिया रिपोर्ट ना करे, खान साहब नाराज हो जाते हैं, वो कहते हैं मेरे ये तो सारे लिफाफे हैं, ये तो बिके हुए हैं, जो वो कहते हैं वो रिपोर्ट करते हैं। आप मुझे बताएं कि अगर वैसे हम डिस्कस कर ले, आप अभी जो 6 लेफ्टिनेंट जनरल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है? मैं समझता हूं माजी में कभी नहीं हुआ। वी आर टॉकिंग अबाउट न्यू आर्मी चीफ। ठीक है भाई, न्यू आर्मी चीफ तो एक आपका रूटीन का मामला है, एक स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर है, एक सेट प्रोसीजर है। क्योंकि मैं और अमीर दोनों मीडिया के बड़े क्रिटिकल हैं, तो वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ये जो आपका पॉइंट इज वेरी वेल नोटेड, वापस आते हैं इस पे। जरा मैं अमीर से पूछूंगी कि क्या वाकई ये जितना एहजान है, जितना गहमा गहमी है और जितनी रूमर्स हैं, ये सारी मीडिया की गलती है? ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप क्योंकि क्लैरिफिकेशन देना चाह रहे थे कि ये समरी का जो मामला है, इस पे बहुत सारे लोगों को ये मसला है कि भाई इतनी देर क्यों आप कर रहे हैं, और वो देर की वजह से मज़ीद कन्फ्यूजन, मज़ीद अबहाम पैदा हो रहे हैं। तो आपका क्या कहना है कि ये प्रेसिडेंट है कि इतना देर से आएगा नाम? देखें जी, अगर आप पिछले चंद तैनाती को देखें और आप अपनी रिसर्च टीम को लगा दें इस पे, तो आपको मालूम होगा कि जब अपना जनरल राहील शरीफ की अपॉइंटमेंट हुई थी और जनरल अपना अशफाक कैनी जा रहे थे, तो 4-5 दिन पहले अनाउंसमेंट हुई थी। इसी तरह आप फिर अपनी टीम को लगाएं, चेक करें डेट, जब जनरल बाजवा जो है वो अपॉइंट हुए थे आज से 6 साल पहले, तो मुझे आज भी याद है वही 4-5 दिन का टाइम था। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि ये महीना पहले होगा, ये 6 हफ्ते पहले होगा। I was always sure it will come in the last working week या रिटायरमेंट से चंद दिन पहले, जिस तरह अभी आप भी कह रहे हैं। ठीक हो गया, आप कह रहे हैं कि ये एक तरह से ये प्रेसिडेंट बन गया। अच्छा, मैं जरा अमीर अब्बास साहब से पूछना। अमीर अब्बास साहब, ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि जमे गफीर होगा रावलपिंडी में, आपको लगता है कि होगा जमे गफीर? क्योंकि खान साहब की जो ख्वाहिश हमें नजर आई थी जब ये शुरू कर रहे थे, लॉन्ग मार्च प्लान कर रहे थे, उस वक्त लग ये रहा था कि वो तकरीबन 1.5 लाख बंदा चाहते हैं पंजाब से पहुंचे, और इतना ही बंदा वो खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर, क्योंकि उनकी हुकूमत है तो वहां से वो चाहते हैं। तो आपको लगता है कि अगर लेट्स से कि 2.5 लाख बंदा आ जाता रावलपिंडी में, तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम, और खान साहब वाकई असर्ट कर पाएंगे जो प्रेशर वो असर्ट करना चाहते हैं? देखिए तंजीला, इस सर्दी में जितने लॉन्ग मार्च हुए हैं, जितने प्रोटेस्ट हुए हैं, वो सारे कमोबेश मैंने कवर किए हैं, देखे हैं निशान के तौर पे। और एक आदमी तो ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ थे। तो देखें, अगर 1 लाख आदमी भी निकल आए तंजीला, तो वो बहुत बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। उसके साथ स्टेट लड़ नहीं सकती है, उसके सामने कोई ताकत ठहर नहीं सकती है। आप 1 लाख बंदे के ऊपर गोलियां नहीं मार सकते हैं।
ना आप उसके ऊपर लाठी चार्ज करके 1 लाख बंदे को रोक सकते हैं। वो बहुत बड़ी ताकत होती है। इस्लामाबाद की आबादी है 23 लाख। 23 लाख का मैं सिर्फ 1% बता रहा हूँ। ये 1% वो बनता है 23,000। क्या 23 लाख की आबादी में 1% भी इमरान खान के हामी नहीं होंगे? जो एक मकबूलियत के आज जिसका सूरज सवा नेजे पर है, क्या पूरे शहर में 1% भी नहीं होंगे? इसी तरह रावलपिंडी डिवीजन पूरा, चले जो बाकी दूर दराज के इलाके हैं उनको तो एक तरफ रख दे, लोग पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, आएंगे नहीं आएंगे। ये बैद नहीं है कि इमरान खान 1-1.5 लाख आदमी नहीं निकाल सकता। सही। ये मुमकिन है, ये डूएबल है, वो निकाल अच्छा, सकता बहुत है। सारे लोग ये भी अब समझते देखना हैं कि वो ये जो बीच में उन्होंने गैप दिया है, बिल्कुल एक लल पीरियड आ गया, उसमें हाँ क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि वो आए ना पिंडी? डू यू थिंक दे कैन बी समथिंग, कोई ऐसी एंगेजमेंट, कोई ऐसी बातचीत? ये जरूर है कि हाँ देखिए, मैं जरा खुल के बात करता हूँ। मैंने ऐसे कंधों पे हाथ लगा के ये लोगों को पुरानी आदत बात है, हो मैं गई बात अमीर करता अब्बास, ये पिछली सदी हूँ। की बात है, जब हमने ये मीडिया पुरानी ज्वाइन बात किया है, था, हाँ। ये उस वक्त की बात है। बातें क्योंकि ये हमारा अपना मुल्क है, हमारे लोग हैं, हमारे इदारे हैं, तो प्यार मोहब्बत है ना हमें सबसे, एक दूसरे से तो प्यार मोहब्बत से बात करनी चाहिए। देखिए, इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एक डिसाइसिव पावर है। इस मुल्क में डिसाइसिव रोल, फैसला कुन किरदार हमेशा एस्टैब्लिशमेंट का रहा है। ये जो इस वक्त क्योस है मुल्क के अंदर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, अगर आपकी एस्टैब्लिशमेंट चाहती है मेरा और आपका प्रोग्राम तंजीला साहबा खत्म होने से पहले अगर इस मुल्क के अंदर मसाइल हल ना हो सके, मेरा नाम बदल दीजिएगा। और ब्रिगेडियर साहब जो है वो जेरे लब मुस्कुरा रहे हैं, उनको पता है कि ये मामला सिर्फ दर्जा चारुम का एक शख्स जो है ना, वो अगर उठे एस्टैब्लिशमेंट से, ये किसी बड़े 2 स्टार 3 स्टार लेवल की बात नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट फैसला को उनके किरदार अदा नहीं कर रही है। अच्छा, अगर एस्टैब्लिशमेंट चाहती मसले हल, अब इमरान खान ने जब लेकिन आना है अगर 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 हम थोड़ी तो देर के लिए ये मान लें, मैं जरा ब्रिगेडियर साहब के पास ये नुक्ता लेके जाती हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि सियासतदान अपने मसले खुद हल करें, और जो हमारा आइन है, जो हमारे पास फ्रेमवर्क है, उसमें होना यही चाहिए। ठीक है, पहले ऐसे नहीं होता रहा, अगर एक काम गलत होता रहा, हम आज भी धक्का लगाएं कि नहीं वो गलती आप जारी रखें, क्योंकि उस गलती के बड़े मज़े हैं, तो आप वो जारी रखें, रोके मत। तो हम ये समझे ब्रिगेडियर साहब कि अब देखना पड़ेगा कि फैसला कुन रोल, वहाँ से वाकई वो पावर वापस आ गई है सियासतदानों के पास, या थोड़ी देर के लिए वो कहीं दरमियान में रख दी गई है और ये रस्साकशी हो रही है कि इस पावर को अब किस पे झपटना है? देखिए, आप एक चीज बात भूल रहे हैं कि जल मुशावरा का जो एक मिलिट्री टेक ओवर था, मिलिट्री रूल था, वो 2007 में खत्म हो गया था। उसके बाद से 3 जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में हुए। वी आर ऑल नाउ प्रिपेयरिंग फॉर द 4th जनरल इलेक्शन इन पाकिस्तान। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बड़ी आइडियल डेमोक्रेसी चल रही पाकिस्तान में। डेमोक्रेसी चलती है इत्तेसाब के साथ, डेमोक्रेसी चलती है गवर्नेंस के साथ। ये तमाम मामला जो हैं, जमहूरियत को आगे चलाना, इदारों को स्ट्रेंथन करना, ये एस्टैब्लिशमेंट का काम नहीं है, ये अपना हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है। इकोनॉमी को चलाना और फैसले करना आवाम की वेलफेयर के लिए, ये और एक तो ब्रिगेडियर साहब, ईमानदार सिंसियर लीडरशिप हमने ये देखा ना माजी में, ब्रिगेडियर साहब, माजी करीब में, कि DGISPR जो हैं वो इकोनॉमी के ऊपर ब्रीफिंग्स कर रहे होते थे और तजावीज़ वहाँ से आ रही होती थी जब खान साहब की हुकूमत थी। आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है, अमीर को भी याद होगा। तो मतलब अब वो सारे काम बड़ी अच्छी आपने बात की है, बड़ी अच्छी आपने बात की है। अब अगर मिसाल के तौर पे कोई ये कह दे कि जनाब पाकिस्तान, हम तो इमरान खान की गवर्नमेंट पे बड़ा क्रिटिसाइज करते थे कि 45 वजीर लगा दिए कैबिनेट में, या सब एडवाइजर शामिल करके, और अब 75 हो गए, तो आप मुझे बताएं, तो फिर ये भी कोई समझाने की बात है? ये भी बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हम तो उन्हें कहते हैं कि भी ना करें। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, एस्टैब्लिशमेंट की कभी इंटरवेंशन नहीं होगी पाकिस्तान के मामला में। अमीर अब्बास साहब, अगर सियासतदान काम कर लें, जुमला सुन ले, अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप सिंसियरली पाकिस्तान के मफादात, पाकिस्तान की इकोनॉमी, गवर्नेंस, आवाम के लिए उनकी वेलफेयर। अच्छा, मैं सिंसियर का लफ्ज जो है ना, मैं सिंसियर के लफ्ज को छोड़ देती हूँ पीछे। सिंसियरिटी का तो जाहिर हमारे पास कोई मियार नहीं है। अमीर अब्बास साहब, अहल हैं सियासतदान ये काम करने के, क्यों नहीं करते? कभी भी जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हमेशा यही कह के आती है कि आपसे हो नहीं रहा। ये अभी की बात नहीं है, ये जब वो मास्टर्स नॉट फ्रेंड्स शुरू हुए थे ना, तब से अयूब खान साहब ने लिखा था कि इनमें कैपेसिटी नहीं है, और वो कैपेसिटी का मामला आज भी जब उनका दिल करता है, पिंडी वाले कह देते हैं आप में कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी साबित करें ना सियासतदान, क्यों नहीं करते? देखिए, आप
देखें आपके मैं अगर कोई सियासतदान आज इस सदी में खड़ा होके 2022 में, जब दुनिया में डेमोक्रेसी की जो फाउंडेशन है वो आज से 1000 साल पहले 1215 में जब मैग्ना कार्टा के बाद रखी गई, हम्म। आज 1000 साल जमहूरियत मुख्तलिफ तरह से सफर करते करते 350 साल से तो वो बड़ी जबरदस्त रिफाइंड फॉर्म में मौजूद है। अगर आज को पाकिस्तानी सियासतदान खड़े होकर ये कहे, इस तरह की स्टूपिड या नॉनसेंस बात करे कि जी हमें इख्तियारात नहीं मिलते हैं और जी हमें ये नहीं होता, ये सब नॉनसेंस है। शट अप कॉल देनी चाहिए किसी भी ऐसे सियासतदान को जो कहे कि जी हमसे हमारे पास इख्तियारात नहीं है, या कोई अगर ये कहे कि जी हमें काम नहीं करना आता। और ये इक़्तिदार के अंदर क्यों भाई नहीं तो कहते? जब बाद में कहते हैं फलाने कहा था मैंने अपॉइंटमेंट लगा दी, नैब भी मेरे पास नहीं था। सभी कहते हैं, लेकिन अभी हालिया मिसाल तो खान साहब की। सभी इस तरफ आप आज देखें, अभी कल लड़ाई हो जाएगी ना एस्टैब्लिशमेंट की और शहबाज शरीफ की। ये शहबाज शरीफ कह रहे होंगे कि कामरान टिसोरी मैंने नहीं लगाया था, मुझसे फलाने लगवाया था। अब मैं नाम नहीं बता सकता ना। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा अब जरा मुझे ये बताएं जल्दी से आप दोनों की, ये जब हो जाएगी तैनाती, नाम सामने आ जाएगा तो सियासी ठहराव आएगा। ब्रिगेडियर से पहले आप बताएं, आपको लगता है कि थिंग्स विल सेटल डाउन? भाई बिल्कुल थिंग्स शुड सेटल डाउन इन द सेंस कि एक स्ट्रीमलाइन सिस्टम के तहत ये तैनाती होगी, और उसके बाद देखें, खुदारा मैं फिर आपको ये बात कर रहा हूँ, हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इलेक्शन तो जब होंगे चले देख लेंगे, मौजूदा गवर्नमेंट का काम है सब ये बाकी मामला छोड़ दें, दिन रात पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिकवर कराएं। अगर इमरान खान साहब ने फिर भी मुतनाज़े बनाया आने वाले आर्मी चीफ को, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन हुआ लीगल, उनकी अपनी किसी गलती की वजह से, उन्होंने कहना ये आर्मी चीफ की वजह से हो रहा है, फिर क्या करेंगे? नहीं, वो गलत है। मैं समझता हूँ कि ये चैप्टर यहाँ पे अभी अच्छा ठीक है, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। अमीर, आप इस पे जरा क्विक रिस्पांस दे दीजिए। आपको लगता है ठहराव आ जाएगा और खान साहब मुतनाज़े नहीं बनाएंगे नए आर्मी चीफ को? देखिए, उनको नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर ओके वो करेंगे तो फिर ठीक है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ इकोनॉमी की बात करते हैं। पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं। हम इस क्यास से निकले बगैर क्या उधर तवज्जो कर सकते हैं, या जब तक ये सेटल नहीं होता हम काम नहीं कर सकेंगे? ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ स्ट्रेटेजी। और ब्रेक पर जाते हुए हम इस बात पे तो इत्तेफाक था मेरे पैनलिस्ट का कि हो सकता है कि तैनाती के बाद सियासी दर्जा हरारत कम हो और जो हमारी तरजीहात होनी चाहिए उसकी तरफ जाएं। तो हमें कामरान अरशद साहब ने भी ज्वाइन किया जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है एप्टमा के। और कामरान साहब, क्या कहा आपको हुकूमत ने कि आपको गैस की फराहमी मुअत्तल हो जाएगी जनवरी से? और ये बताइए कि हर सर्दियों में हम यही सुनते हैं, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, खदशात का इजहार कर रहे होते हैं, घरेलू सार्फिन भी रो रहे होते हैं, रिपोर्ट्स चलती हैं, घर में चाय बनने का मसला होता है, बच्चों को स्कूल भेजने का मसला, तो दोनों तरफ नहीं है गैस। मसला क्या है? अस्सलाम वालेकुम मैडम, इशू ये है कि पाकिस्तान में पिछले 15-20 साल से गैस का फुकदान बढ़ता गया है हर साल, और ये चीज सर्दियों में बहुत ज्यादा हिट करती है। उसकी वजह यह है कि आपके पास दो किस्म की गैस है। एक जो आपकी डोमेस्टिक गैस है, जो आपकी अपनी जमीन के नीचे से निकलती है, और दूसरी है जो आप इंपोर्ट करते हैं मेनली कतर से। तो ये मसला पिछले साल बहुत बड़ा है, जब इंटरनेशनली तेल, कोयला और गैस की कीमतें आसमानों को छूने लगी। उसके बाद से लेके गैस हमें सिर्फ कतर से आती है, बाहर से और कहीं से नहीं आती, और इम्पोर्टेड गैस बहुत महंगी है। लिहाजा जब भी सर्दियां आती हैं तो आपकी डोमेस्टिक गैस का प्रेशर बहुत डाउन हो जाता है। ठीक है, जरा यहाँ पे रुकिए फारूक हमीद साहब। जो हम गैस पाइपलाइंस के जो बड़े मंसूबे हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा बड़े पैशनेटली हम फॉलो कर रहे थे, वो भी कोई नहीं हुआ मटेरियलाइज। टैपी की बात कर लें, फिर हम सेंट्रल एशियन स्टेट से सोच रहे थे कि वहाँ से हम कोई गैस पाइपलाइन लेके आएंगे। तो कैसे आप देखते हैं कि क्यों हम हर दफ़ा सर्दियों में मौसम जब चेंज होता है, गर्मी में बिजली नहीं है, सर्दी में गैस नहीं है, क्या बनेगा पाकिस्तान का? देखिए, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन एक बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट था। ईरान ने तो बिल्कुल हमारे बॉर्डर तक सारे काम मामला जो है वो मुकम्मल भी कर लिए थे,
और इट वाज अ गुड इनिशिएटिव ड्यूरिंग द जरदारी साहब की गवर्नमेंट में इनॉग्रेशन भी हो गई थी वहां पे, लेकिन ईरान पे सैंक्शंस, इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से वो प्रोजेक्ट आगे नहीं चल सका। इसी तरह ये टैपी वाला प्रोजेक्ट हम तकरीबन 15 साल से सुन रहे हैं, ठीक है बातचीत हो रही है, एग्रीमेंट्स भी होने हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड वो मामला जो है वो नहीं आ रहा। सो ये प्रॉब्लम तो हुआ है, और अब बहुत रेयरली हमें खबरें आती है। पहले तो केपी में काफी नई गैस डिस्कवर की है, गैस फील्ड्स हैं, ऑयल फील्ड्स हैं, लेकिन उसके बाद अब बहुत ज्यादा खबरें नहीं आ रही नई नई डिस्कवरी की। शायद मेरी अमीर अब्बास साहब जी, अमीर अब्बास साहब आपको क्या लगता है कि हम अपने एनर्जी क्राइसिस पे कोई वाकई सियासत की नजर हो जाता है सारा मामला? अब हम सुन रहे हैं कि शायद सऊदी अरब को ऑयल रिफाइनरी की बड़े अरसे से वो वैसे ऑफर कर रहे थे, शायद हम उन्हें कोई बहुत ज़्यादा बेहतर कोई ऑप्शंस दे नहीं रहे थे किसी तरह के, कोई जैसे होता ना आप कोई ख़ास गुंजाइश उनके लिए पैदा करें, जैसे हमने अपने मौशी इकनॉमिक जोन्स बनाए हुए हैं। तो कुछ आपको लगता है कि वाकई सियासी कमी की वजह से ऐसा होता है? देखिए तंजीला, जब आपके सियासतदान और आपकी जो पूरी सियासी अशराफिया है वो सिर्फ दो कामों पे लगी हुई, इक़्तिदार छीनने पर और इक़्तिदार बचाने पर, वो इससे फुर्सत उसको मिले तो वो कमबख्त किसी और के बारे में सोचे ना। इनको फुर्सत ही नहीं है। जो इक़्तिदार में बैठे होते हैं उनको फिक्र होती है इक़्तिदार बचाना कैसे है। जो इक़्तिदार से बाहर होते हैं उनकी फुर्सत उन्हें होता है कि इक़्तिदार छीनना कैसे है। फिर जब वो इक़्तिदार में आ जाते हैं फिर वो इक़्तिदार बचाने पर लग जाते हैं, जब वो निकलते हैं तो इक़्तिदार छीनने पर लग जाते हैं। तो ये एक विशियस साइकिल है जिसमें हम घूम रहे हैं। कामरान साहब, सियासतदानों की कितनी गलती है इस बहरान में? क्विकली बताइएगा। देखिए, मेरा ख्याल है कि जब हमें पता था कि हमारी जमीन के नीचे इतनी नेचुरल गैस नहीं है, तो आपको इतनी मैसिव पाइपलाइन लेआउट पाकिस्तान के अंदर करना नहीं चाहिए था। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे देता हूँ कि इंडिया के अंदर 50 से 55 हजार किलोमीटर गैस की पाइपलाइन बिछी हुई है, जबकि आपके पूरे मुल्क में 2 लाख किलोमीटर प्लस पाइपलाइन बिछी हुई है। ये जो हमने गांव गांव घर घर, और हमारा साइज इंडिया से बहुत बहुत कम। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं ज़ाहिर है वो इंडस्ट्री होनी चाहिए, और हम जो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जो इस तरह के फैसले करते हैं और गैस की फराहमी, ज़ाहिर है आम आदमी का भी हक है, लेकिन जब तक आपके पास होंगे नहीं रिजर्वायर्स इतने, तब तक आप आगे कमिट नहीं कर सकते। बहरहाल जी, तीनों मेहमानों का शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।